तो बेटा अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले बेंजीन की प्रिपरेशन को हम लोग देखते हैं कि बेंजीन की प्रिपरेशन हम लोग को पिछले टर्म पे किस तरह से हम लोग ने की थी और उस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पिछले टर्म पे जो हम लोग ने पढ़ा था, ये तुम्हारी स्क्रीन पे हमने लिखा दिया है। तो हमने लास्ट में पढ़ा था बेंजीन की जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो वही कंसेप्ट होता है ओलो ओलो निकल लो, और उस कंसेप्ट से हम लोग अपना काम कर लेते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज हेडिंग डाल सकती हो बेटा तुम, ऑक्सीडेशन ऑफ, हेडिंग डालो मेरे साथ, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल साइड चेन, एल्काइल साइड चेन। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन है ऑफ एल्काइल साइड चेन का। देखो हम लोग किस तरह से करते हैं इसको। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कोई बेंजीन रिंग गिवन है तो बेंजीन रिंग में यदि कोई एल्किल ग्रुप लिखा हुआ है और एल्किल ग्रुप को तुमने ऑक्सीडाइज कर दिया, चाहे वो एल्किल ग्रुप मिथाइल हो, चाहे वो एल्किल ग्रुप इथाइल हो, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया है तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लेते हैं KMnO4 प्लस वाटर। हम ऑक्सीडाइज करने के लिए लेते हैं KMnO4 प्लस वाटर। तो बेटा ये क्या होता है, ये जो ऊपर की तरफ CH3 लगा हुआ है ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। मतलब तुम्हारे पास अभी भविष्य में काफी सारे कन्वर्जन आने वाले, वो कन्वर्जन तुमको पता होने चाहिए कि टोलुइन से बेंजोइक एसिड हम किस तरह से बनाएंगे। ये टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाने का तरीका है कि बेंजीन रिंग को तुम्हें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो बेंजीन रिंग जो होती है जिसके ऊपर टोलुइन लगा, CH3 ग्रुप लगा होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर के बेंजोइक एसिड बना सकता है। इसमें KMnO4 के साथ वाटर लिखना बहुत ही कंपलसरी है। अगर KMnO4 लिखेंगे तो रिएक्शन कुछ अलग होगी। तो ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है विद टेम्परेचर, जो आगे चल के तुम अपने आप शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगोगे, लेकिन उसका कंप्लीट फॉर्म अभी हम लोग स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, पढ़ रहे हैं। तो ये होता है, मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है कि तुमको पता नहीं कितनी बार अभी भविष्य में आने वाली है। तो तुमने पहली बार देखा, अगर हम इसको एक स्टेप वाइज लिखेंगे तो स्टेप वाइज राधिका हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो राधिका तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो बेटा अगर हम इसको स्टेप वाइज लिखेंगे तो स्टेप वाइज हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा COOK, ऊपर आ जाएगा COOK, ठीक है। और अगर हम फिर इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर से रिएक्शन होते ही तब ये बनेगा COOH, अगर हम लोग स्टेप वाइज रिएक्शन कराएंगे। तो कोई अगर सिर्फ KMnO4 लिख देता है तो COOK बनेगा। अभी हम इस रिएक्शन को समझाने के लिए इसकी और भी वैरायटी लिख देते हैं तो तुमको याद रहेगा। तो देखो नेक्स्ट वैरायटी हम फिर से लिख देते हैं इसको। जैसे मान लो तुमने एक दूसरा कंपाउंड लिया, उसकी दो लगातार पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर तुम इसको भी ऑक्सीडाइज करोगी, ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या क्या बताया मैंने, KMnO4, क्या लिखते हैं, KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैग्नेट। क्या नाम होता है? पोटेशियम परमैग्नेट। और वैसे भी तुम जानती हो कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट हो या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, इनका काम तो एक ही होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और तुमने इससे पहले कहां पर देखा है? तुमने देखा है जब तुमने प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया था तो एल्डिहाइड बना था। तो उस केस में भी तुमने एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया। तो बस इसका काम ये होता है कि बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप लगा होगा तो ये उसको COOH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर तुम इनका नाम भी जान लो तो ज्यादा अच्छा है राधिका। तो राधिका इसका नाम हमने तुमको बताया था, आज हम फिर से बता देते हैं। इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन है नाम काफी आसान, लेकिन दिमाग में नहीं आता है कि एग्जाम में ऑर्थोजाइलीन क्या होता है।
और उसका नाम होता है बेटा थैलिक एसिड। जब बेंजीन पे एक COOH होता है तो उसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, लेकिन बेंजीन पे 2 COOH होते हैं तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड ये इसका नाम होता है। उसके अलावा तुम और भी देख सकती हो, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने बताया था ना, चाहे जितना बड़ा एल्किल ग्रुप, चाहे बेंजीन के ऊपर CH2CH3 लगाओ, चाहे CH2 होल पावर CH3, मतलब जितनी बार CH2 100 बार चुप क्यों ना लगाओ, लेकिन अगर तुमने उसको ऑक्सीडाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 प्लस वाटर, और ये टेम्परेचर 375 से 385 केल्विन, तो बनेगा बेटा तुम्हारा जो ऊपर एल्किल ग्रुप है वो पूरी तरीके से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो अब हम तुम्हें इस रिएक्शन की एक और सच्चाई बताते हैं। तो तुम्हें ये समझना होगा कि चाहे हम इसके जगह 100 क्यों नहीं लिखते, मतलब CH2 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 की होल पावर 1000 क्यों लिख लो, फिर CH3 लिख लो, मतलब CH2 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 1000 टाइम्स बार आ रहा, और मान लो बगल वाली पोजीशन पे भी कई गुना बार, बगल वाली पोजीशन पे भी कई गुना बार है। अगर बेटा इसको तुमने KMnO4 से रिएक्शन कराई, KMnO4 प्लस वाटर, तो बेटा फिर काम खत्म, फिर ये ऊपर और नीचे दोनों जगह COOH लग जाएगा। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। तो ये बड़ी कमाल की रिएक्शन है, पूरे एल्किल ग्रुप को उड़ा देती है। आज हम लोग कुछ हो सकता है मैकेनिज्म भी देखें कि मैकेनिज्म कैसे चलती है रिएक्शंस की, देखते हैं, लेकिन अभी देखते हैं। तो बेटा इसको नाम होता है थैलिक एसिड। अब तुम्हें थैलिक एसिड रट गया होगा, थैलिक एसिड किसे कहते हैं। थैलिक एसिड तो अब तुमको नाम रट गया ना होना चाहिए। तो थैलिक एसिड सर बार बार बनाते हैं, तो थैलिक एसिड क्या होता है, क्योंकि थैलिक एसिड तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, फिर से मैंने एक लिया, तो पहले मैंने 2 CH3 अगल बगल लगाए थे तो उसको कहते थे ऑर्थोजाइलीन, लेकिन अब अगल बगल न लगा के ऊपर से नीचे लगाया तो उसको कहते हैं पैराजाइलीन। क्या कहते हैं? पैराजाइलीन। अगर बेटा हम इसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो तुम इसको ऑक्सीडेशन भी लिख सकती हो या KMnO4 प्लस वाटर भी लिख सकती हो। इसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऊपर और नीचे क्या लग जाएगा? COOH लग जाएगा। कमाल की रिएक्शन है, जितने भी CH3 होते हैं सबको कन्वर्ट कर देती है COOH में। जैसे बेटा 2 COOH अगल बगल लगे रहते हैं तो उसका नाम होता है थैलिक एसिड, लेकिन ऊपर और नीचे पैरा पोजीशन पे लगे होंगे तो इसका नाम होता है बेटा टेरीथैलिक एसिड। टेरीथैलिक एसिड नाम होता है। तो इसका नाम होता है बेटा टेरीथैलिक एसिड। दिस इज नोन एज टेरीथैलिक एसिड। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तुमने नोट किया होगा। मेरी आवाज आ रही तुमको? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है, वैसे ही बेटा इटार्ड्स रिएक्शन होती है। ये सब तुमको भविष्य में काफी बार मिलने वाली है, आज तुम सब पहली बार देख रही हो। हेडिंग डाल दो इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स ने ढूंढा था इस रिएक्शन को सबसे पहले, इसलिए इटार्ड्स के नाम से ये रिएक्शन चलती है। तो इटार्ड्स ने ये बताया था कि यदि आपको टोलुइन से बेंजाइल्डिहाइड बनाना है, यदि आपको, जैसे आपने अभी देखा कितनी देर से हम क्या कर रहे थे, टोलुइन से बेंजोइक एसिड बना रहे थे, ठीक है ना। तो बेटा अब तुमको पता है बड़े बड़े कन्वर्जन आ जाएंगे एग्जाम में, तुम्हारे पास सीधा पता है कौन सा कन्वर्जन आएगा? तुम्हारे पास सीधा कन्वर्जन आएगा एथाइन से बेंजोइक एसिड। अब राधिका सोचो एथाइन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। हम लोग इटार्ड्स रिएक्शन से पहले एक कन्वर्जन करते हैं, चलो लिख के दिखाते हैं। एथाइन से बेंजोइक एसिड, एथाइन टू बेंजोइक एसिड। ये देखो बेटा कैसे आ गया एग्जाम में, और कई बच्चे फंस गए जो सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे थे। तो जिस बच्चे को पता होगा वो कहेगा सर सबसे पहले हम एथाइन बनाएंगे,
और सर आपने बताया था कि इथाइन को अगर पॉलीमराइज कर देते हैं, रेड हॉट ट्यूब लिख करके इथाइन के 3 मोल्स लेकर के उसको पॉलीमराइज करते हैं तो सर बेंजीन बन जाती है। और सर आपने बताया था कि बेंजीन का फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो सर बेंजीन पर एल्किल ग्रुप लग जाता है, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। और सर अगर हम इसकी KMnO4 प्लस वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो सर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। देखा राधिका किस तरह से मैंने इथाइन से बेंजोइक एसिड का कन्वर्जन कर दिया, समझ में आया बेटा? Yes. ओके, तो देख सकती है तुम किस तरह से अब ये रोड मैप बनते चले जा रहे हैं और नए नए कन्वर्जन रहेंगे, लेकिन ये वही बच्चा कर सकता है जो एकदम सीक्वेंस में उसको सीरीज पता हो, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता है। जिसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं पता होगा वो फिर करता रहेगा, पूरा दिन बीत जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कई सारे कन्वर्जन है, जब हम लोगों का चैप्टर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो हम तुमको एक्सरसाइज देंगे, तब तुमको मजा आएगी करने में। तो बेटा हम लोग के पास रिएक्शन है इटार्ड्स रिएक्शन। तो इटार्ड्स रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले इटार्ड्स रिएक्शन का मुद्दा होता है कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना। जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले मुद्दा देखा था कि टोलुइन से हम लोग ने बेंजोइक एसिड बनाना देख लिया था। उसी तरीके से बेटा अगर मुद्दा आ जाए कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, मतलब जैसे तुमने यहाँ पर अभी देखो बीच स्टेज में क्या बनाया था, KMnO4 डाल दिया था टोलुइन पे तो बेंजोइक एसिड बन गया था। हमने कहा बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो पता है क्या लेते हैं, उसमें लेते हैं CrO2Cl2 प्लस वाटर। बेटा CrO2Cl2 का जो नाम होता है, इसका नाम हम तुम्हें लिख देते हैं, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड। ये ब्लड रेड कलर का होता है, ये तुमको लैब में मिलेगा। जब तुम लैब में जाओगे तो देखना सामने जो वोल्फ बोतल होती है जिसमें केमिकल्स रखे जाते हैं, तो वोल्फ बोतल में तुमको ये क्रोमिल क्लोराइड मिलेगा। इसका ब्लड रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर। तो ब्लड रेड कलर होता है इसलिए मैंने इसको लाल रंग से लिख दिया है। तो तुम देख लो बेटा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कोई भी पूछ सकता है कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बना, तो बेटा इसको कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो जैसे ही तुम अपनी टेस्ट ट्यूब में टोलुइन का सॉल्यूशन डालोगी और वुल्फ बोतल से उठा करके फिर क्रोमिल क्लोराइड डालोगी, वाटर डालोगी, हीट करोगी, तो बेटा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये देखो ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है। तो बेटा इथाइन से बेंजोइक एसिड भी बन सकता है, इथाइन से बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है। और बेटा अभी जो हमने रिएक्शन लिखी इसी को हम लोग इटार्ड्स रिएक्शन कहते हैं, कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका। ओके, अब बेटा हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं और समझ लेते हैं। तो जैसे दोबारा हम इटार्ड्स रिएक्शन लिख रहे हैं, राधिका दोबारा हम इटार्ड्स रिएक्शन लिख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं इसको। तो उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा CrO2Cl2 प्लस वाटर। अब राधिका यहीं पर क्वेश्चन जो है एक एग्जाम में बन गया था जेई एडवांस में। तो जेई एडवांस में देखो उन्होंने क्वेश्चन कैसे हिलाया। तो पहले तुम इतना लिख लो, और कंपाउंड्स में इसका नाम होता है टोलुइन और इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो अब देखो बेटा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन हिलाया गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर सिर्फ टोलुइन की रिएक्शन अगर KMnO4 से होगी तो आप COOK बनाएंगे। तो एग्जाम वालों ने यही हेराफेरी की, उन्होंने जो टोलुइन है उसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड्स के साथ वाटर उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने क्रोमिल क्लोराइड के साथ वाटर नहीं लिखा, सिर्फ क्रोमिल क्लोराइड लिख दिया और कई बच्चों का ध्यान नहीं दिया और वो बेंजल्डिहाइड पे टिक करके आ गए, जबकि इसका आंसर बेंजल्डिहाइड नहीं होता। इसमें एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो इंटरमीडिएट काफी टफ होता है लर्न करना, इसलिए हम लोग ने एक तरीका बना रखा है।
पहले बेंजीन बना लो, बेंजीन के ऊपर ऐसे लिखते हैं CH OCr, कल्लू O है। ये देखो बेटा, ये होता है, ये इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट हम तुम्हारे सामने फिर से हम दोबारा बनाते हैं। देखो, पहले बेंजीन बना लो, फिर CH लिख दो, तो ब्रैकेट में लिखो OCr, कल्लू O है। देखो, Cr मतलब क्रोमियम, O मतलब O, कल्लू मतलब क्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, है मतलब हाइड्रोजन। तो उसको कहते हैं OCr, कल्लू O है। इस तरह से आप कर लीजिए इसको। तो बेटा ये इन्होंने इंटरमीडिएट पूछा था, तो इंटरमीडिएट यही होता है पीएच, बेंजीन को कहते हैं पीएच, CHOCr, कल्लू O है। तो उन्होंने एग्जाम में इस तरह से लिखा था पीएच CHOCr, कल्लू O है का हो। तो बेटा ये इंटरमीडिएट है, तो चाहे आप इसको ओपन करके लिखिए, चाहे ऊपर की तरफ लिखिए, ये इंटरमीडिएट। और बेटा जब इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन वाटर से होगी, तब जाके बनता है बेटा बेंजल्डिहाइड, तब जाके बनता है बेटा बेंजल्डिहाइड। तो बेटा बेंजल्डिहाइड इस तरह से बनता है, बेंजल्डिहाइड इस तरह से बनता है। ये तरीका होता है बेटा बेंजल्डिहाइड को बनाने का। तो राधिका, मेरी आवाज आ रही तुमको? Yes, sir. ओके, तो बेटा आप देखो, तुम समझ गई होगी कि बेंजीन रिंग का जो है किस तरह से काम किया गया। अगर क्रोमिल क्लोराइड से बना रहे तो टोलुइन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा हम तुमको एक छोटी सी एक मैकेनिज्म लिख के दिखाते हैं कि छोटी सी मैकेनिज्म देखो कैसे लिखते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हेडिंग डालते हैं हम लोग, अगले पेज में डाल देते हैं क्योंकि यहाँ जगह ना कम पड़ जाए। अगला पेज यूज करते हैं, वहां फिर कोई बाद में दूसरी रिएक्शन कर लेंगे। देखो बेटा हेडिंग डालना है, चलो अच्छा अभी उस पेज को ही यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन ये है बेटा। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसको करने के लिए हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, तभी तुम समझ पाओगी किस तरह से ये मैकेनिज्म चलती है। तो सबसे पहले बेटा करना ये होता है, जैसे हमने कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म है, मान लो तुमने लिख दिया कि क्लोरोनेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेटा, जैसे तुमने पीछे हमने पढ़ाया था कि बेंजीन का क्लोरोनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो क्या बताया था राधिका, हमने क्या बताया था, क्या बनता है इसमें? बनता है क्लोरोबेंजीन बनता है प्लस HCl। तो बेटा इस रिएक्शन की हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है असलियत में। तो बेटा ये 3 स्टेप में होती है। अब 3 स्टेप में किस तरह से होता है समझो। तो पहला स्टेप बेटा हम लोग समझते हैं। देखो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 होता है बेटा इस तरह की मैकेनिज्म में, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराते हैं जो कि बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा। क्योंकि रिएक्शन में हमने हेडिंग क्या डाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाकर के बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट करेगा, और जब ये सब्स्टिट्यूट करेगा तो बेंजीन में कहीं भी लगेगा तो उसकी वैलेंसी कार्बन की बढ़ जाएगी, तो वहां से एक हम ग्रुप और बाहर निकालते हैं, तब जाके ये सब्स्टिट्यूट होता है। तो बेंजीन के पास हर कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैच हो जाता है। तो बेटा बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुम्हें बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि बेंजीन मैंने तुमको बताया था पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है। जितनी भी एल्कीन्स होती है, बेंजीन्स होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स रिच होती है। इनमें जो होता है
ये न्यूक्लियोफाइल होती है, तो न्यूक्लियोफाइल पे कभी भी कोई अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग्स आर न्यूक्लियोफाइल्स, इसलिए उस पर कोई अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा, इसलिए हमने लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेटा मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में लिखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोफाइल को क्रिएट करेंगे जो बेंजीन रिंग पे अटैक करना चाहता है। तो तुम जानती हो क्लोरोबेंजीन बनता है, तो इसका मतलब अटैक कौन करेगा? Cl+ अटैक करेगा। Cl+, Cl- थोड़ा ना करेगा, Cl पे माइनस चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल से थोड़ा ना जुड़ेगा जाकर, तो Cl+ जाके अटैक करता है, तो Cl+ एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो तुमसे पूछा जाए कभी भी कि हम बेंजीन रिंग का क्लोरिनेशन कर रहे हैं तो उसमें अटैकिंग रिएजेंट कहाँ है, तो तुम बताओगे अटैकिंग रिएजेंट है Cl+। वैसे ही बेटा बेंजीन रिंग का हम नाइट्रेशन करते हैं तो उसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है NO2+। अब ये अटैकिंग रिएजेंट जनरेट कैसे हुआ राधिका, इसको तुम देखो ध्यान से। ये बेटा क्लोरीन जो होता है Cl2, ये AlCl3 से पहले रिएक्ट कर लेता है, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। और राधिका तुम जानती हो कि मैंने बताया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है उसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या करता है, ये जो Cl2 है ये अपने आप को ब्रेक करता है। ये देखो राधिका, आप यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो बेटा Cl2 ये होता है, Cl2 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यही होता है Cl बॉन्ड Cl। तो ये बेटा जो बीच में बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक, जब ब्रेक होगा जाहिर सी बात है एक के ऊपर प्लस आएगा, एक के ऊपर माइनस आएगा। तो बेटा जो प्लस वाला है उसको तुम रोक लेना, यानी कि प्लस वाले को लिखे रहने दो क्योंकि यही तो अटैक करेगा। और माइनस वाला क्या करता है, माइनस वाला करता है AlCl3 के कहता है माइनस वाला कि AlCl3 तुम्हारा ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, इसलिए Cl- आता है। ये कहता है कि मैं आपको लोन पेयर अपना कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट का मतलब एक ही एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। Cl क्या करता है, एल्यूमिनियम के ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर अब क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमारी स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके आप एक सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं, प्लस और माइनस लिख सकते हैं। तो बेटा हमने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है Cl- और Al के बीच में, उसको हम हटाएंगे और एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे। तो क्या बनेगा, Al पर आ जाएगा, Al के ऊपर आ जाएगा माइनस, और Cl- के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो Cl- के ऊपर माइनस पहले से ही है, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जो प्लस आएगा उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फाइनली माइनस किसके ऊपर आएगा, Al के ऊपर आएगा, यानी तुम्हारा क्या बना, AlCl4- बना। और ये माइनस चार्ज किसके ऊपर है, एल्यूमिनियम के ऊपर। अब देखो बेटा तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, हमको दोबारा बताओ, हम फिर से बताएं। सर आ गए समझ में। अरे वाह, एक ही बार में आ गया, यानी तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद था। ओके बेटा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने हटाया तो उसको मैंने प्लस माइनस जैसी लगाया, तो Al के ऊपर माइनस आया और Cl- के ऊपर प्लस आया, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो बेटा ये है तुम्हारा सबसे पहला स्टेप कि तुमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल जिसको अटैक करना है उसको तुमने जनरेट करा दिया। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, स्टेप 2। हालांकि कोई स्टेप वगैरह लिख के बताता नहीं है, मैं स्टेप वगैरह लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा इजी लगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, और मैंने बताया है कि कार्बोकैटायन का मतलब होता है जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसको कार्बोकैटायन। अब राधिका देखो, मैंने तुम्हें एक इफेक्ट बताया था, उस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और एक दूसरा इफेक्ट बताया था जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
ये दो इफेक्ट हमने तुमको बताए थे। तो मैंने बताया था बेटा डिफरेंसेस में हमने तुमको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और ये तभी जनरेट होता है जब अटैकिंग रिएजेंट आता है। तो देखो बेटा तुम्हारे पास बेंजीन है, और बेंजीन के पास तुमने इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर दिया। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? Cl+। ये अटैक करने के लिए आ गया, तो तुम कहोगी सर बेंजीन रिंग अब धड़धड़ाएगी, बेंजीन रिंग में थंडरस्टॉर्म होगा, मतलब भड़बड़ाएगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन कहेगी मैं न्यूक्लियोफाइल हूं और मेरे बगल में इलेक्ट्रोफाइल बैठा है, मतलब मैं अमीर हूं, मेरे बगल में गरीब बैठा हुआ है, तो मैं गरीब को अपने साथ जोड़ लूंगी ताकि गरीब को भी खाना मिल जाए। तो क्या करेगी ये बेंजीन रिंग को? जैसे ही Cl+ मिल दिखेगा तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कुछ थोड़ा ना होता है, इसका मतलब तो ये होता है कि बेंजीन रिंग अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगी और Cl+ को जोड़ेगी, क्योंकि जब तक बेंजीन रिंग अपने ऊपर बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगी तब तक उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट ही नहीं होंगे और तब तक प्लस माइनस जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो हम बेंजीन रिंग का कोई भी एक बॉन्ड तोड़ देते हैं। तोड़ते ही यहाँ पर क्या आएगा? एक जगह आएगा प्लस और एक जगह आएगा माइनस। ये देखो बेटा यहाँ प्लस आया और यहाँ माइनस आया, और माइनस वाला Cl+ से जुड़ जाएगा। और वैसे भी याद रखो कभी भी माइनस प्लस अगर जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एक बॉन्ड बन जाता है। माइनस प्लस मिलकर के हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो बेटा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, वो माइनस वाला Cl+ से जुड़ जाएगा। तो ये देखो बेटा प्लस माइनस जुड़ करके Cl बेंजीन रिंग में अटैच हो गया है और बगल में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। तो इस तरह से हुआ है। अब यहाँ पर देखो राधिका, अब क्या है? तुम कहोगे सर ये स्टेबल प्रोडक्ट है। हमने कहा राधिका ये बेटा बहुत ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। तुम कहोगे सर कैसे? हमने कहा बेटा ये जो प्लस चार्ज है ना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। राधिका ये प्लस चार्ज जो है बेटा ये किस में इन्वॉल्व होता है? रेजोनेंस में। ये बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। दिस इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि बेटा अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब प्रोडक्ट क्या हो? स्टेबल हो। ठीक है ना? तो ये बेटा इंटरमीडिएट आपका क्या है? स्टेबल है। इंटरमीडिएट भी कहते हैं इसको। इंटरमीडिएट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ये है राधिका। तो राधिका मेरी आवाज आ रही है? राधिका मेरी आवाज आ रही है? ओके। हाँ तो बेटा अब देखो यहाँ पर तुम्हारा अब खत्म हो गया काम। अब हम स्टेप 3 लिख रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। रिएक्शन खत्म हो गई, स्टेप 3 लिख करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो तुमने बेटा स्टेप 2 में क्या बनाए हैं? स्टेप 3 में क्या हेडिंग देंगे? स्टेप 3 में हेडिंग देते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब होता है बेटा प्रोटॉन। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को हम लोग बेटा प्रोटॉन भी कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो तुम कहोगे सर जो आपने बनाया है वो आपने ये बनाया है, ये देखिए Cl ये है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो हमने कहा यस बेटा जिस कार्बन से Cl जुड़ा है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, क्योंकि मैंने बताया था बेंजीन में हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। तो बेटा तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन तभी बन सकता है जब बेंजीन में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, जहां अभी हमने बनाया है, और जिस कार्बन के पास प्लस चार्ज है उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, ये वाला जो हाइड्रोजन है सर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, मतलब H को H+ के रूप में बाहर निकाल दीजिए। तो सर जैसे ही H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो सर यहाँ पर क्या छोड़ देगा? माइनस चार्ज। और यहाँ पर क्या छोड़ देगा? यहाँ पे तो पहले से ही प्लस चार्ज है। ये देखो राधिका मैंने H को H+ के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। अब बेटा आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन गया।
प्लस माइनस मिलके हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं, ये क्लोरीन हो गया। और बेटा जो H प्लस निकला था, वो H प्लस पता है क्या करता है, वो H प्लस वो AlCl4 से, मतलब जो AlCl4 माइनस बना उससे वापस वो अपना Cl ले लेता है। H प्लस क्या करता है बेटा, हम उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं, H प्लस AlCl4 माइनस से बेटा वापस अपना Cl ले लेता है और HCl बना देता है, और AlCl3 जो कैटलिस्ट था वो वापस बाहर निकल जाता है। क्योंकि राधिका तुमको पता है कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वो रिएक्शन में आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। तो ये मैं तुम्हारे सामने फिर से बना रहा हूँ, इसको समझो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने तुमको बेटा क्या बताया कि H प्लस क्या करेगा, AlCl4 माइनस से वापस अपना Cl ले लेगा, जो उसमें Cl माइनस तुमने जोड़ा था इसमें, और Cl माइनस ले लेगा, तो ये H प्लस और Cl माइनस मिलकर के HCl बना देंगे और AlCl3 वापस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि AlCl3 क्या था, कैटलिस्ट। तो बेटा ये 3 स्टेप में रिएक्शन है, ये तीनों स्टेप्स तुमको क्लियर होने चाहिए। अब मैं इस मैकेनिज्म को अभी दोबारा फिर से बताऊंगा, अभी मैं इस मैकेनिज्म को दोबारा फिर से बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इतना ज्यादा ओपन करके लिखा है कि एग्जाम में इतना ज्यादा ओपन करके नहीं लिखा जाता है, एग्जाम में इतना सारा कोई बताता नहीं। तो अब हम लोग इसको किस तरह से लिखने जा रहे हैं, दोबारा लिखेंगे। तो राधिका वैसे तो पहले देखो तुमको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नो सर। ओके, तो बेटा हम लोग दोबारा मैकेनिज्म लिख रहे हैं, देखो कैसे लिखते हैं, रिवीजन दोबारा देखिए। तो कहोगे सर बहुत आसान काम था, कैसे? तो सर हम स्टेप वगैरह आप नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। सर देखिए Cl2 ने सबसे पहले AlCl3 के पास आया, Cl2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, Cl प्लस Cl माइनस, Cl प्लस आ गया, और Cl माइनस AlCl3 के साथ मिलकर के AlCl4 माइनस बना बैठा, AlCl4 माइनस बना बैठा, हो गया। उसके बाद सर बेंजीन रिंग आई, बेंजीन रिंग को Cl प्लस दिख गया, बेंजीन रिंग को Cl प्लस दिख गया। जैसे ही बेंजीन रिंग को Cl प्लस दिखा तो बेंजीन रिंग ने अपना काम चालू कर दिया, बेंजीन रिंग ने अपना काम चालू कर दिया। तो देखो बेटा किस तरह से हम आपको पूरा बना करके दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो कैसे काम चालू किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ और Cl जाकर के यहाँ पर अटैच हो गया, और Cl के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, बस खत्म हो गया। अगला स्टेप, ये स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल भी है, आप चाहें तो उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में ये हाइड्रोजन जो था वो H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल गया और क्या बना दिया, HCl बना दिया और क्लोरोबेंजीन। ये देखो राधिका, ये रिएक्शन है, और AlCl3 जिसने पार्टिसिपेट किया था वो वापस अपना रिएक्शन में कैटलिस्ट था, वापस आ गया, ठीक है। AlCl3 को पहले मैंने ऐड किया था और AlCl3 वापस अपना बाहर आ गया। तो बेटा तुमको ये क्लियर हो गया होगा? यस सर। तो बेटा एग्जाम में आपको इतनी देर तक कोई नहीं बताता है, जैसे अभी हमने पीछे बताया, एग्जाम में बस ये 3 स्टेप्स लिखे जाते हैं और लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये 3 स्टेप्स बन कैसे। तो वो पूरे साल भर केमिस्ट्री याद करते रहते हैं कि ये कैटायन बना, ये एनायन बना, वो ये बना, वो ये बना, और उनको समझ में नहीं आता एग्जाम टाइम पे, फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म एक थोड़ी नहीं होती है, कई सारी होती है, तो फिर उनको याद रखने का तरीका समझ में नहीं आता, वो भूल जाते हैं। तो बेटा ये 3 स्टेप्स ही लिखे जाते हैं इस तरह से एग्जाम में। वो तो मैंने जो अभी पीछे आपको इतनी देर तक समझाया, ये इसका डिटेल वर्जन है कि हो कैसे रहा अंदर का काम। क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि बॉन्ड्स किस तरह से ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स किस तरह से जुड़ रहे हैं, तब तक आप रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे। तो ये है बेटा। तो बेटा अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और एक मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, उसको फिर से करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये मैकेनिज्म क्लियर है तो दूसरी मैकेनिज्म भी आपके बाएं हाथ का काम है। तो राधिका मेरे साथ हेडिंग डालो तो
लिखो मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो बेटा बेंजीन रिंग के नाइट्रेशन की मैकेनिज्म देखो बेटा किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले बेटा करना ये होता है कि आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग के नाइट्रेशन में होता क्या। आप बेंजीन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये सब उसमें लेते हैं और आप बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन कर देते हैं। ये देखो बेटा ये नाइट्रोबेंजीन बन करके आ गया, ये नाइट्रोबेंजीन बन करके आ गया। और जो H2SO4 होता है वो कैटलिस्ट होता है, वो H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है फिर बाहर निकल जाता है। तो H2SO4 किस तरह से काम करता है समझो कैटलिस्ट की तरह, तो हम तुमको बता रहे हैं। तो राधिका हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और हम आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह से लिखते हैं, आराम से देखिए। पहला स्टेप राधिका ध्यान दो बेटा, पहला स्टेप हम लिखने जा रहे हैं किस तरह से ये काम है। तुम कहोगे सर हमें HNO3 का स्ट्रक्चर आता है, आप कहिए तो बना दे। हमने कहा नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तो वैसे ही लिख लो नॉर्मली HNO3। ये है बेटा HNO3 को तुम इस तरह से नॉर्मल तरीके से लिख लो। बेटा जो ऑक्सीजन होता है उसके पास ये लोन पेयर होते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, साथ में ये होता है H2SO4। तो बेटा यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर बेटा H2SO4 एक कैटलिस्ट होता है, वो अपना H+ बाहर निकालता है। क्या होता है H+ बाहर निकालता है। तो तुम कहोगे सर H+ जाएगा कहाँ पे, तो हमने कहा बेटा H+ का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। H+ अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो वो यहाँ पर आएगा। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होगा, ऑक्सीजन कहेगा मैं अपना लोन पेयर तुम्हें कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ये देखो बेटा उसने कोऑर्डिनेट कर दिया। तो राधिका यहाँ से देखो H2SO4 का H+ निकला, H+ HNO2 के O के पास आ गया, O ने उसको कोऑर्डिनेट कर दिया। और राधिका आप जानती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके हम एक सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं। फिर O के ऊपर प्लस आएगा, ये देखो मैं बना रहा हूँ, O के ऊपर प्लस आएगा और H+ के ऊपर माइनस आएगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो तुमने देखा बेटा किस तरह से H2SO4 ने H+ छोड़ करके अटैकिंग रिएजेंट जनरेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो राधिका अब तुम यहाँ पे क्लियर कट समझ सकती हो अटैकिंग रिएजेंट जनरेट होने वाला है। तुम कहोगे सर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, बॉन्ड इस तरह से छोड़िए तोड़िए कि NO2 के ऊपर प्लस चार्ज आए और O के ऊपर माइनस आए। तो हमने कहा बेटा इस बॉन्ड को हमने तोड़ा, यहाँ पे प्लस आया और फिर यहाँ पे माइनस आया। तो तुम कहोगे सर प्लस माइनस तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो वाटर सर बाहर निकल गया और प्लस NO2 प्लस बन गया। तो देखिए सर ये NO2 प्लस बन करके तैयार हो गया। तो हमको रिएक्शन पहले से ही पता थी राधिका, इसलिए हम फेवर वे में कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन जब तक पता नहीं होगी तब तक आप उसकी मैकेनिज्म नहीं कर सकते। और तुम ये जरूर कहो कि सर NO2 माइनस थोड़ा ना जनरेट कराएंगे, क्योंकि NO2 माइनस तो एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो NO2 प्लस ही जाएगा अटैक करना, ठीक है ना। अब NO2 प्लस क्या है, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। NO2 प्लस क्या है, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्या करेगा, जाकर के अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे। तो राधिका मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो देखो बेटा ये NO2 प्लस आ गया और बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ये NO2 प्लस वैसे ही काम करेगा। ये देखो बेटा NO2 प्लस बगल में आया, जैसे पहले Cl प्लस आया था वैसे ही NO2 प्लस आया। NO2 प्लस को देख करके ही बेंजीन रिंग धड़धड़ाएगी और क्या करेगी, कार्बोकैटायन जनरेट करेगी। ये देखो बेटा यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर NO2 मैंने जोड़ दिया है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसको आप अलग से दिखाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगी, नेक्स्ट स्टेप में करोगी तुम, ये हो गया बेटा दूसरा स्टेप हो गया। आखिरी स्टेप में कहोगी सर वही सेम स्टेप है, आप यहाँ से H को H+ के रूप में बाहर निकालेंगे, क्योंकि H+ क्या था, H2SO4 से आया था, तो H+ एक कैटलिस्ट था।
तो सर यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, H+ बेटा बाहर निकालेंगे अभी हम धीरे से। तो देखो हम किस तरह से निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल उसी सेम पैटर्न से बेटा H+ अब आपका बाहर निकलेगा और वहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना देंगे। ये देखो बेटा मैंने H+ बाहर निकाल दिया। अब ये यहाँ पर प्लस माइनस बॉन्ड आ जाएंगे और ऊपर NO2 लग गया। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। और ये जो H+ निकला था वापस, ये कैटलिस्ट की रिएक्शन है, ये H+ वापस HSO4- से रिएक्ट करेगा और H2SO4 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन कराना, रिएक्शन कराने के बाद बाहर निकल करके चुपचाप आ जाना। तो कहोगे सर मैकेनिज्म इजी है, यही 3 स्टेप्स है, जैसे क्लोरिनेशन है वैसे ही नाइट्रेशन, कोई सा टफ मैकेनिज्म नहीं है, बहुत ही इजी मैकेनिज्म। तो राधिका तुम्हें क्लियर हुई? Yes, sir. ओके। तो बेटा ऐसे ही सेम मैकेनिज्म हम चाहेंगे तुम खुद लिख लो। एक और मैकेनिज्म मैं लिखता हूं। नेक्स्ट मैकेनिज्म है आपकी मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। बिल्कुल सेम प्रोसेस से होगी, लेकिन पहले आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। तुम कहोगे सर पता है, ये पिछले टर्म पे आपने बताया था कि बेंजीन रिंग लो और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए आप एक एल्किल क्लोराइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और आपने सर बताया था कि इसमें बेंजीन रिंग पे एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। ये देखो बेटा बेंजीन रिंग पे एल्किल ग्रुप जुड़ गया और HCl बाहर निकल जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं तो बेंजीन रिंग पे एल्किल ग्रुप जुड़ता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं तो बेंजीन रिंग पे एसिटो ग्रुप जुड़ता है, COCH3। ओके, तो बेटा हम लोग इसकी मैकेनिज्म चालू करते हैं। स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना होता है राधिका, देखिए स्टेप 1 बहुत ही इजी स्टेप्स है, वही सेम स्टेप्स यहाँ पे रिपीट होंगे। तुम कहोगी सर जो CH3Cl है हम समझ गए सर वो AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो सर यहाँ पे CH3Cl के बीच का बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, बनेगा CH3+ Cl-, और सर Cl- जो है AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और AlCl4- बना लेगा। क्या बना लेगा? AlCl4- बना लेगा। तो ये स्टेप बेटा तुमको क्लियर है? जैसे मैंने Cl-Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ा था, वैसे ही बेटा मैंने CH3Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। दूसरा स्टेप क्योंकि सर बहुत ही आसान है, हम बिल्कुल समझ गए कि सर आप सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसके बगल में CH3+ रखेंगे, ये अटैकिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा और सर यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए सर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, CH3 यहाँ जुड़ गया और इस H को मैंने अलग से दिखाया क्योंकि मेरे को ये H निकालना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप बेटा जो कार्बोकैटायन था उसको आप पहले फिर से बना लीजिए और आप क्या करिए H को H+ के रूप में बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही आप H+ के रूप में बाहर निकालेंगे तो वो H+ AlCl3 मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, वो H+ क्या करेगा, वो AlCl4- के पास जाएगा और उससे कहेगा मेरा Cl- तो वापस दो। AlCl3 कहेगा मैं तो कैटलिस्ट था, मैं बाहर निकल गया, HCl वापस बन गया। तो बेटा इस तरह से तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये देखो बेटा टॉल्यूइन बन करके तैयार हो गया। ओके राधिका, देखो बेटा किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। No, sir. सारी मैकेनिज्म तुम्हें समझ में आ गई कि किस तरह से ये मैकेनिज्म चल रही है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन है। अगर आपको एक मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो आप सारी मैकेनिज्म खुद ही कर सकते हैं, आपको किसी का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं। तो राधिका तुम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म खुद लिख लो, उसका कंसेप्ट हम तुमको बता देते हैं। बेटा इधर देखो, ध्यान दो,
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तुम ये बॉन्ड ब्रेक करती हो, और बेटा जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो उसमें CH3COCl होता है, उसमें बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उसमें क्या जनरेट होगा, CH3CO प्लस, और बिल्कुल सेम मैकेनिज्म उसी पैटर्न से चले। तो बेटा हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। mechanism of Friedel Crafts acylation। ठीक है राधिका बेटा, इसको करें आगे हम। सर हाँ शायद यस, क्या कह रही हो बेटा? सर शायद मैं कर सकती हूँ ये वाली। हाँ करो करो, उसको करो करो आराम से करो, तब तक हम चुपचाप तुम्हारे बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं, तब तक तुम करो। तो राधिका तुम चेक करो, तुमने पहला स्टेप ये लिखा है बेटा? यस सर। बस तो तुम सीख तो गई। मैकेनिज्म तुम्हारे बाएं हाथ का काम है, ये मैकेनिज्म लोगों को बहुत टफ लगती है, अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो बेटा राधिका, दूसरा स्टेप भी चेक कर लो। देखो बेटा राधिका हमने खत्म कर दिया। अभी देखो तुम्हें कोई डाउट है तो तुमसे दोबारा पूछ लो, हम दोबारा बता देंगे। नो सर। इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन बेटा हमने आज तुमको दोबारा फिर से बता दिया, बेंजीन पर अगर COCH3 लिख दें तो इसको एसीटोफिनोन होता है। बेटा बड़ी बड़ी जब बुक्स तुम देखोगी ना, मोटी मोटी बुक्स, तो उसमें एसीटोफिनोन ऐसे लिखा होगा, तो तुम कंफ्यूज ना होना, ठीक है? हमने तुमको ओपन स्ट्रक्चर इसलिए बताए हैं ताकि तुम उसके अंदर क्या है तुम समझ पाओ, क्योंकि मोटी बुक्स जब तुम पढ़ना भी चालू करोगी भविष्य में, जब देखोगी तो वो सब शॉर्टकट मानेंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, तो तुम्हें लगेगा कि ये तो यहाँ से आना चाहिए, इस तरह से। तो बेटा ये बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, कोई भी मैकेनिज्म हो तुम तुरंत कर सकती हो, बस वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन किसी का भी तुम सबका कर सकती हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। तो राधिका बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब बेटा हम जैसे रोड मैप हमने बनाया था ना, एल्कीन का एल्काइन का, वैसे ही हम बेंजीन का भी बना देते हैं। मैं बेंजीन की सारी रिएक्शन बेटा एक ही जगह पे लिख रहा हूँ, बेंजीन की सारी रिएक्शन में एक जगह पे लिख रहा हूँ। देखो मैं किस तरह से लिखता हूँ, एक सेकेंड वेट करो लिख रहे हैं। देखो बेटा लिख रहे हैं, टोटल जो रिएक्शंस हैं वो 3 3 6 9 10 तो होंगी कम से कम, तो बना देते हैं एरो। अच्छा चलो एरो नहीं बनाते, जरूरत पड़ने पे बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिख लो बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब बेंजीन ये सारी रिएक्शंस देगा, अब देखो किस तरह से देता है। देखो बेटा बेंजीन का क्लोरिनेशन करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं, और याद रखो राधिका FeCl3 भी ले सकते हैं। तो इसी बहाने तुम एक और रिएजेंट भी समझ गई। तो बेटा क्या बनता है इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया?
क्लोरोबेंजीन। उसी तरीके से बेटा ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो बहुत आसान, Br2 FeBr3। तो बेटा क्लोरोबेंजीन बनाना तो आसान है क्योंकि तुम एनहाइड्रस AlCl3 यूज करके बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें ब्रोमोबेंजीन में कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने ब्रोमोबेंजीन तुमको बनाकर वो भी दे दी। दिस इज ब्रोमोबेंजीन। तो राधिका तुम समझ सकती हो कि हम लोग कितने कन्वर्जन कर सकते हैं। इथाइन से क्लोरोबेंजीन बन सकता है, इथाइन से ब्रोमोबेंजीन, इथाइन से बेटा बेंजोइक एसिड बन सकता है, इथाइन से बेंजल्डिहाइड बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, बाप रे बाप, इतने सारे कन्वर्जन इकट्ठे हो गए, बाप रे। इसका मतलब एक मोटी बुक तैयार हो जाएगी, इतने सारे कन्वर्जन तैयार हो जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4। तो ये बेटा तुम्हारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया, नाइट्रोबेंजीन। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। उसी तरीके से बेटा H2SO4 भी मैंने बताया था कि जब H2SO4 भी ऐड हो जाता है बेंजीन में तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी भी मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही चलती है, लेकिन पूछी नहीं जाती एग्जाम में, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप डायरेक्ट नाम याद रखिए इसका। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसको। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, तो यहां तक आई होप तुम्हें क्लियर तो हो ही गई होगा। चलिए, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। तो उसमें क्या बनता है, एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल। और बेंजीन क्या है बेटा, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन भी है, और हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है। तो ये है बेटा, इतनी रिएक्शन से इतनी आपको याद रखनी होगी। अभी और भी है, मैं और नहीं लिख रहा हूं अभी, पहले तुम देखो कि तुम्हें समझ में आए। ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, पहले देखो जितना पढ़ा है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो राधिका तुमको मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। ओके। तो राधिका हम तुमको यहाँ पर एक कंपाउंड बनाना सिखा रहे हैं, जरा समझ लो कैसे बनाते हैं। वो भविष्य में हम लोग यूज करेंगे, आज कम से कम हम तुमको पहली बार बता तो दे कैसे बनता है। देख बेटा, CH डबल बॉन्ड CH COO COO, ये है बेटा। बेटा इसका नाम होता है मैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम तुमको याद रखना है राधिका, इसका नाम होता है मैलिक, MALEIC, मैलिक एनहाइड्राइड। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये भविष्य में हम लोग देखेंगे बाद में कभी सब फुर्सत मिली तो। अभी तो तुम ये देखो कि मैलिक एनहाइड्राइड का इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। बनाना आसान होता है, जैसे हम तुम्हें देखो मैलिक के बारे में ज्यादा नहीं बताया, लेकिन तुमको हम एसिटिक एसिड के बारे में तो बेटा बता ही चुके हैं। तो तुम एसिटिक एनहाइड्राइड भी बना सकती हो। अगर तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन लग रहा है तो तुम ऐसे करो कि तुम एसिटिक एसिड के 2 मोल लिख लो। 2 मोल बेटा एसिटिक एसिड लिखो, और बेटा क्या करो, उसमें से पानी बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो, पानी, पानी बाहर निकालो। ये देखो बेटा मैंने पानी निकालना हूं बाहर, ये H और OH, क्योंकि एनहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि उसमें से वाटर बाहर निकला होगा। तो ये देखो बेटा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। पानी निकालने के बाद सारे एटम्स एक दूसरे से जोड़ दो, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बुक्स में ऐसे नहीं लिखते हैं, बुक्स में बहुत ही टिपिकल तरीके से लिखते हैं,
वो भी हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, बुक्स वाले क्या यूज करते हैं तुम्हारे सामने। इसकी मेरे से स्पेलिंग नहीं आ रही है, एसिटिक एनहाइड्राइड आ गई। तो देखो बेटा बुक्स वाले कैसे लिखते हैं, बुक्स वाले ये कहते हैं बच्चों कि देखो बेटा ये भी CH3CO है, इधर देखो ये भी CH3CO, तो बुक्स वाले कहते हैं CH3CO 2 बार है, तो वो लोग ऐसे लिखते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O। तो बुक्स में बेटा इस तरह से लिखा रहता है, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, जो रियलिटी में बना है इससे। तो जब तुम भूल जाओ कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या फॉर्मूला होता है, तो तुम 2 मोल एसिटिक एसिड लेकर के वाटर बाहर निकाल देना, ठीक है। बस पहला मोल एसिटिक एसिड सीधा लिखना और दूसरा मोल एसिटिक एसिड उल्टा करके लिखना, तो वाटर तुम्हारा निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसको बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो राधिका तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो बुक्स में इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब देखो बुक्स का फॉर्म अब हम लिखने जा रहे हैं, AC2O। बुक्स में इस तरह से लिखा जाता है AC2O। AC का मतलब एसिटो ग्रुप होता है, AC रिप्रेजेंट एसिटो ग्रुप, और बेटा एसिटो ग्रुप होता है वो CH3CO ग्रुप को हम लोग कहते हैं एसिटो ग्रुप। जो CH3CO ग्रुप होता है बेटा उसको हम लोग एसिटो ग्रुप कहते हैं, ठीक है बेटा। ये होता है बुक्स में लिखने का तरीका AC2O। अब बेटा राधिका हमने तुमको एक बार शायद पता नहीं याद नहीं हमको DDT बनाना सिखाया था। तुम DDT अगर याद है तो तुम अपनी कॉपी में बनाओ, और अगर नहीं याद है तो तुम मेरे साथ देखो, DDT हम तुमको बना के दे रहे हैं। सर याद है। याद है? अरे वाह, तुरंत बना लो कॉपी में। तो DDT के लिए बेटा हम 2 मोल क्लोरोबेंजीन लें, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और उसकी टूथपेस्ट से रिएक्शन कराते हैं, CCl3 CHO CHO। तो देखो बेटा राधिका अब करना क्या है, इसको बड़ा स्टाइलिश फॉर्म में लिखना होता है। स्टाइलिश फॉर्म कैसे? क्योंकि आप क्या करिए इसमें बेटा, Cl को पीछे लिख दीजिए और H को आगे कर दीजिए। क्लोरोबेंजीन अभी भी था, क्लोरोबेंजीन बाद में भी है। ये देखो बेटा, दिस इज क्लोरोबेंजीन और इसका नाम होता है बेटा क्लोरल। क्लोरल, बस बेटा इनको आपस में जोड़ दो। जब ये जुड़ेंगे तो देखो बेटा वाटर कैसे बाहर निकालते हैं। ये देखो बेटा ये वाटर हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद सारे बॉन्ड एक दूसरे से जोड़ दो, ये बनेगा बेंजीन, बेंजीन, क्लोरीन, क्लोरीन, और ये बॉन्ड्स जाकर के जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ, कार्बन H C Cl Cl Cl। तो राधिका इसको ध्यान दो, तुम्हारा DDT बन के तैयार हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो राधिका तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तुम्हें कुछ बातें क्लियर करते हैं। जैसे बेटा हमने बेंजीन बनाई थी और बेंजीन के ऊपर मान लो हमने एक ग्रुप लगा दिया फिनॉल। कौन सा ग्रुप लगा दिया? फिनॉल। तो हमने कहा बेटा फिनॉल में एक रिएक्शन करा,
concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, तो उसमें बेटा क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तुम कहोगे सर ये तो बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन होता है, इसमें तो बेंजीन रिंग पे NO2 जाके जुड़ता है। तो हमने कहा बेटा NO2 कहां पे जुड़ेगा? OH के जस्ट बगल में जुड़ेगा, या उसके बगल के बगल में, या उसके बगल के बगल के बगल में जुड़ेगा? कहां जुड़ेगा? यहां पे अब समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये समस्या हो सकता है हम आज की क्लास पे दूर ना कर पाए, ये अभी हम समस्या तुम्हारे लिए जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम उसको अगली क्लास में बताएं। तो बेटा इसमें करना ये होता है कि जैसे कोई OH लगा है, मान लीजिए बेंजीन रिंग पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, तुमने OH लगा दिया, NH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो ग्रुप के बगल वाली पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। जो भी मैंने ग्रीन कलर से लिखा है वहां पे तुम लिख लो ऑर्थो। उसके बगल वाली पोजीशन को कहते हैं मेटा पोजीशन, और उसके बगल वाली पोजीशन को कहते हैं पैरा पोजीशन। मेटा के बगल में मेटा, ऑर्थो के बगल में ऑर्थो। चाहे आप राइट से ऑर्थो मेटा पैरा लिखिए, चाहे आप लेफ्ट से ऑर्थो मेटा पैरा लिखिए। अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो बेटा ऑर्थो मेटा पैरा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के आधार पर डिसाइड होता है। मान लो एक लड़की है, उसने ये लिख दिया, तो ये क्या है? तो कहोगे सर ये भी तो फिनॉल है, पहले भी फिनॉल था, अभी भी फिनॉल है। तो हमने कहा इसमें ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ है? तुम कहोगे सर ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो बेटा ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बगल वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, फिर उसके बगल वाली मेटा, फिर उसके बगल के बगल बगल वाली पैरा। ये तो बेटा क्या होता है, जो नाइट्रेशन हम करा रहे हैं या सल्फोनेशन कराएं या हम क्लोरोनेशन कराएं, हम कुछ भी करा सकते हैं। ये तो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन तुम्हारी समस्या ये होगी जैसे यहाँ पर NO2 प्लस है, वो कहाँ जाके जुड़ेगा? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, कहाँ जाके जुड़ेगा? तो हम तुमसे कहेंगे NO2 प्लस क्या है? तुम कहोगे सर इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वो वहीं जाके जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब तुम्हें चेक करनी पड़ेगी कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी पड़ती है। तुम कहोगे सर कैसे चेक करते हैं? तो हमने कहा बेटा तुम फिनॉल फिर से बनाओ। ये फिनॉल तुमने बना दिया। हमने कहा इसमें कहां कहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब इसमें कहां कहां पे माइनस चार्ज है, क्योंकि जब हम इसमें माइनस चार्ज खोज पाएंगे तभी वहां पे NO2 प्लस आएगा अटैक करने। इसके लिए बेटा हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर। तो राधिका हमने तुमसे कहा इसमें से पहले H प्लस निकाले, तो तुम कहोगे सर H प्लस कहां से निकाले? फिनॉल में O से निकालें कि कार्बन से निकालें? तो हमने कहा कार्बन से H प्लस निकालोगी तो कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन से H प्लस निकालोगी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो H प्लस कहां का स्टेबल है? ऑक्सीजन वाला। तो जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि वहां से H प्लस निकलने के बाद O पे माइनस चार्ज आ रहा है जो कि स्टेबल है, और कार्बन से निकालना है तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है जो कि स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल। अब तुमने कहा ठीक है सर हम यहाँ से एक H प्लस निकालते हैं, ये H प्लस निकाल लिया। हमने कहा H प्लस निकालने के बाद O पर क्या आया? माइनस चार्ज आया। सर आपकी स्क्रीन ओके बंद हो राधिका मेरी आप, हाँ ये स्वीट। हाँ तो राधिका मैंने बताया था इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो तुम्हें आते हैं ना बनाना, तुम बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। तुम कहोगी सर वो तो बहुत आसान है, हम बना देते हैं, वेट करिए।
तो कहाँ बनेंगे रेजोनेंट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पर कॉन्जुगेशन होगा। तो देखो बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे रेड मार्क किया है वहां पे बनेगा। कैसे बनेगा? तो कहोगे सर सिंगल का डबल हो जाएगा, डबल का सिंगल हो जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, बाकी एज इट इज बना देंगे। राधिका फिर से रेजोनेंस करो, तुम देखो फिर से रेजोनेंस करो, करती चली जाओ। आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो बेटा फिर से रेजोनेंस करो। तुम कहोगी सर फिर से रेजोनेंस करें, हाँ फिर से करती जाओ जितने बने। तुम कहोगी सर सिंगल का डबल हो गया, डबल का सिंगल हो गया, माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया। हमने कहा फिर से रेजोनेंस करो। ये देखो इस पार्ट में रेजोनेंस होगा जहां पे हम मार्क कर रहे हैं। फिर से रेजोनेंस करो। तो चलो फिर से हम रेजोनेंस करते हैं। तो तुम कहोगे सर सिंगल का डबल हो जाएगा, डबल का सिंगल हो जाएगा, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। हमने कहा बेटा फिर से रेजोनेंस करो। तुम कहोगे सर फिर से, हाँ करती रहो। सर सिंगल का डबल हो जाएगा, डबल का सिंगल हो जाएगा, माइनस चार्ज एज इट इज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो हमने कहा बेटा जब तुमने रेजोनेंस कराया तो तुमको माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे मिला है देखो जरा। तुम कहोगे सर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ये देखो राधिका, ये मैं तुम्हारे सामने इंडिकेट कर रहा हूँ। ये है बेटा माइनस चार्ज, ये है बेटा माइनस चार्ज, ये है बेटा माइनस चार्ज। तो बेटा ये कहाँ क्रिएट हुआ? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज क्रिएट हुआ। इसका बेटा मतलब ये हुआ कि NO2 प्लस यानी जो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो गरीब आदमी है वो कहाँ अटैक करने के लिए आएगा? वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आएगा अटैक करने के लिए, और वो कहीं नहीं जाएगा। तो याद रखना बेटा कि OH जो होता है, कभी भी बेंजीन पे OH लगा दो तो बेटा इनको कहते हैं हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनका नाम होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि बेंजीन के ऊपर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें तुमको रेजोनेंस कराने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बेंजीन के ऊपर वो ग्रुप अटैच है तो समझ लो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुम सब्स्टिट्यूशन जाके कर दो। तो इसका बट्टा मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो तुम समझ चुकी। तुम कहोगी सर वो NO2 जो है एक बार सर यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है सर, और सर NO2 एक बार नीचे जाके जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाके वो अटैक करेगा। तो बेटा जो पहला प्रोडक्ट है उसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको कहते हैं पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो राधिका तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और दिस इज पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो देखो बेटा इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और उसको हम लोग कहते हैं बेटा पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो ये बेटा तुमको याद रखना होगा कि किस तरह से हमने तुमको बताया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा सर ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो बेटा हम वो ग्रुप्स तुम्हारे सामने लिख दे रहे हैं और उसके साथ फिर क्लास खत्म हो जाएगी। तो बेटा हेडिंग डालो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लिख लो या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स लिख लो, जो ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करते हैं। ऑर्थो पैरा क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो बेटा वो कौन कौन से ग्रुप है? जैसे बेंजीन पे तुमने OH लगा दिया, बेंजीन पे तुमने OCH3 लगा दिया, बेंजीन पे OCOCH3 लगा दिया, बेंजीन पे NH2 लगा दिया, बेंजीन पे CH3 लगा दिया, बेंजीन पे और भी टफ ग्रुप हम लिख देते हैं NHCOCH3 लगा दिया। तो बेटा अगर हम इस तरह के ग्रुप लगा देंगे बेंजीन पे तो बेंजीन पे कभी भी नाइट्रेशन होगा, क्लोरोनेशन होगा, कुछ भी होगा, ब्रोमोनेशन होगा, तो बेंजीन पे क्लोरीन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, नाइट्रेशन होगा NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। तो तुम कई सारी रिएक्शंस इनकी हेल्प से कर सकते हो।
तो राधिका तुमको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो बेटा आज की आखिरी रिएक्शन, अब तुम क्या करो, पहले तो तुम सिर्फ बेंजीन का करा रही थी नाइट्रेशन, अब बेटा बेंजीन नहीं है तुम्हारे सामने, अब टोलुइन है। क्या है? टोलुइन। तो तुम प्रोडक्ट अपने आप से बना लो। तुम कहोगे सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आप एक बार ऐसा करिए, ऑर्थो पैरा पे लगा दीजिए, उसको कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, और एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दो पैरा नाइट्रोटोलुइन। ये देखो बेटा आपके आंसर बन करके तैयार हो। तो अब हम लोग अगली क्लास में फिर और जानेंगे कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो मेटा टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, जो मेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी तो आज में हम लोग ने ये देखा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स ग्रुप कौन कौन से हैं। तो तुम कहोगी OHS, OCOCS, OCH3, OCOCH3, NH2। NH2 का मतलब होता है बेंजीन ग्रुप के ऊपर NH2 लगता है तो उसको एनिलीन कहते हैं। तो बेटा एनिलीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो राधिका तुमको बेटा यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. तो बेटा ये आज की क्लास जो है, ये जो आज हमने पढ़ाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको स्किप कर देते हैं और स्किप करके डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं, बता देते हैं। तो डायरेक्ट रिएक्शन से बच्चा लर्न तो कर लेता है, लेकिन फिर उसको ये नहीं याद रहता है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कब बनेगा, मेटा प्रोडक्ट कब बनेगा। तो मेटा प्रोडक्ट की अपनी एक अलग कहानी है, उसको हम लोग देखेंगे अगले टर्म पे कि उनका कैसे डिसाइड होता है, कौन कौन से ग्रुप मेटा कैटेगरी में आते हैं। तो ये बेटा ऑर्थो पैरा कैटेगरी में है, और तुम चाहो तो एक रिएक्शन यहाँ पे और लिख सकती हो, जरूरी नहीं है टोलुइन हो, तुम एनिलीन को भी तो जानती हो, एनिलीन मैं तुमको काफी बार बता चुका हूँ, तो एलिनीन भी तुम लिख सकती हो। तुम क्या लिखोगी? Cl2FeCl3 बताया था ना मैंने। तो तुम कहोगी सर क्लोरिनेशन होगा, तो बेटा प्रोडक्ट बनाओ। कहाँ पे बनेगा? एक बार क्लोरीन यहाँ बनेगा और एक बार क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। क्योंकि जब हम रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेंस कराते समय जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्रिएट होता है। तो राधिका अब हम लोग क्लास ओवर करें बेटा? Yes, sir. So thank you. ओके बेटा।